हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दिया गया है जिस तरह से 8 19 से संबंधित है, 5 13 से संबंधित है, उसी तरह बताना है कि 7 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। देखिए, जब भी आपको कोई ऐसा प्रश्न मिले इस तरह का, ऐसे जनरली SSC हो या रेलवे, एक प्रश्न इस टाइप का पूछा जाता है ना। यही देख लीजिए, RRC ग्रुप D 8/1/9/22 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस तरह के प्रश्नों को करने का अप्रोच क्या होता है, सबसे पहले आप रेशियो की दो संख्याओं को देखिए। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ तो रेशियो की दो संख्या, एक तो 8 और 19 है और दूसरी है 5 और 13, है ना। तो हम ये देखते हैं कि रेशियो की जो संख्याएं दो दी गई हैं वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हम देखने का प्रयास करेंगे कि 8 और 19 कैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, इनके बीच में क्या लॉजिक लग रहा है, क्या संबंध है। सेम संबंध, सेम लॉजिक 5 और 13 में लग रहा होगा, और वही संबंध और वही लॉजिक हम लोग क्या करेंगे, 7 और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहली बार तो 8 से 19 हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 5 से 13 हो रहा है। दोनों में आप देख पा रहे होंगे कि एक छोटी संख्या से बड़ी संख्या रिलेट है। यहाँ पे भी 5 से 13 हो रहा है, यहाँ पे भी 8 से 19 हो रहा है। अगर मैं 19 को देखूं तो मैं बोलूंगा भाई 19 जो है ना, ये 8 के 2 गुने के पास लगभग है कि नहीं। तो 8 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा, तो आप लोग बोलेंगे सर 16 आएगा, लेकिन दिया तो 19 है। तो कोई बात नहीं, अगर मैं इसमें अगर 3 ऐड कर दूंगा तो क्या 19 आ जाएगा। तो आप लोग बोलेंगे हाँ सर, बात तो सही कर रहे हो, आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 5 में भी क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जब मैं 5 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर मैंने 3 ऐड किया था, तो यहाँ पर भी जब मैं 3 ऐड कर दूंगा तो 10 और 3 कितना आ जाएगा, 13। यानी हो क्या रहा है कि पहली संख्या में 2 का मल्टीप्लाई करके और 3 जोड़ने पर दूसरी संख्या बन रही है। तो सेम प्रक्रिया हम लोग यहाँ भी कर लेते हैं। 7 में भी मैं क्या करूंगा, 2 का मल्टीप्लाई करूंगा। जब 7 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 14 आएगा, और 14 में क्या करेंगे, 3 को ऐड कर देंगे। 14 में 3 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 17। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 17, और 17 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर C इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। RRB NTPC 4/1/2021 में पूछा गया प्रश्न है। सीरीज का सवाल है, 5 है, 12 है, 26, 54। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है क्या आएगा। उसके बाद है 222, 446। ठीक है, जब इस सीरीज को जब मैंने पहली बार ध्यान से देखा तो मुझे क्या दिखा कि 5 से 12 हो रहा है ना, 12 से 26 हो रहा है। जब मैं ये 3 संख्याओं को देखा तो तुरंत मेरे दिमाग में क्लिक क्या किया कि भाई 5 से 12 हो रहा है और 12 से 26 हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं ये जो 12 है ना, यह 5 के 2 गुने के आसपास है। एग्री है कि नहीं, बिल्कुल। उसी तरह ये 26 जो है ना, ये क्या है, 12 के 2 गुने के आसपास है। एग्री है कि नहीं, बिल्कुल। तो मैंने देखा भाई कि जो संख्याएं हैं आपका 12, वो पहली संख्या का क्या है, 2 गुने के आसपास है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, और आगे भी अगर थोड़ा सा आगे भी ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा भाई जो 54 है ना, ये भी क्या है, 26 के 2 गुने के आसपास। एग्री है कि नहीं, बिल्कुल। तो देख लेते हैं, 5 के अगर मैं 2 गुना 5 में कर दूं, 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा, 10 आएगा। लेकिन यहां 12 दिया है तो कोई बात नहीं, मैं 2 ऐड कर देता हूं। अगर मैं 5 में 2 का मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करूंगा तो 12 आ जाएगा। ओके, पुनः मैं 12 में क्या करता हूं, पुनः मैं 12 में 2 का मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो कितना आएगा, 24 आएगा, और 24 में पुनः मैं 2 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 26। ठीक है, उसी तरह पुनः अगर मैं 26 में क्या कर दूं, 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 52 आएगा, और 2 ऐड कर दूंगा तो 54 आएगा। यानी सिंपली हो क्या रहा है कि पहली संख्या में 2 का मल्टीप्लाई करके और 2 जोड़ने पर दूसरी संख्या बन रही है।
पुनः दूसरी संख्या में 2 का मल्टीप्लाई करके दो जोड़ने पर तीसरी संख्या बन रही है, यानी ये प्रक्रिया ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 54 में 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और 54 में 2 का मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 दूना 108 होता है और 2 ऐड करेंगे तो 110 आ जाएगा। ठीक है, अब 110 आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। तो अब 110 में पुनः मैं क्या करूंगा, जब 2 का मल्टीप्लाई करूंगा और 2 जोड़ूंगा तो 222 आना चाहिए ना, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि यही प्रक्रिया चल रही है। तो 2 का मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ देते हैं, जब 110 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 हो जाएगा और 2 ऐड करेंगे तो 222 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा क्या आएगा, 110 आएगा और 110 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि 3 दिसंबर 2010 को रविवार था तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन था। कैलेंडर का सवाल है, एक सवाल पूछ लिया जाता है, एसएससी हो या रेलवे एग्जाम, एक सवाल बनता ही है कैलेंडर से। देखिए 3 दिसंबर 2010 को हमारा क्या दिया गया है, रविवार, तो हमको बताना कब है, 3 जनवरी 2011। तो सिंपली आप लोग देख पा रहे होंगे कि अगर हम लोग क्या कर दे, 3 दिसंबर 2010 से 3 जनवरी 2011 के बीच में कितने दिन है उनको मैं निकाल लूं, क्योंकि दिन बहुत कम है। दिसंबर आपको सभी को पता है कि दिसंबर कितने का होता है, 31 का होता है, जिसमें कितना निकल चुका है, 3 दिसंबर। तो 3 निकाल लेंगे 31 में से तो कितना बचेगा, 28, यानी दिसंबर में तो मुझे 28 मिल गया। ठीक है, जब दिसंबर खत्म होगा 2010 का तो क्या आएगा, जनवरी आएगा, और जनवरी आएगा कौन सा, जनवरी 2011 आएगा। तो उसमें 3 जनवरी को हमको बताना है, तो जनवरी में हमारे पास कितना दिन है, 3 जनवरी है ना। तो टोटल दिन कितना हो गया, 28 दिन कितना हो गया, तो आप लोग बोलेंगे 31 हो गया। अब इस 31 दिन में मैं ऑड डेज निकाल लेता हूं, तो 7 से डिवाइड कर देंगे ऑड डेज निकालने के लिए, आपको पता ही होगा। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आपका 3 आएगा, यानी 4 बार कटेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा, यानी 3 ऑड डेज बच गया। तो अगर मैं रविवार में 3 दिन और जोड़ दूं तो क्या आएगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा आपका 3 जनवरी 2011 को, यानी कि बुधवार किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताइए। 5 शब्द दिया गया है, बिहार है, नागालैंड है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, असम है। इसको बोला जा रहा है कि 5 जो शब्द दिए गए हैं इनको सही क्रम में हमको बैठाना है। ठीक है, देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले ना, तो एक बार जो भी आपको शब्द दिए गए होते हैं उनको ध्यान से पढ़िए। जैसे यहाँ पर जब मैंने पढ़ा, आपका भी ये अप्रोच होना चाहिए, है ना। जब मैंने पढ़ा तो मुझे दिखा भाई ये तो भारत के 28 राज्य हैं, उन्हीं में से 5 राज्यों का नाम है। एग्री है कि नहीं, बिल्कुल। तो अब इसको सही क्रम में कैसे लगा सकते हैं, अगर 5 राज्य हमारे पास है तो हम उसको सही क्रम में कैसे लगा सकते हैं, तो 2 ही हमारे पास विकल्प बचता है, या तो हम जनसंख्या की दृष्टि से घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में अरेंज कर दें, या क्षेत्रफल की दृष्टि से अरेंज कर दें। यही तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचता है ना। एग्री है कि नहीं, बिल्कुल, है ना। तो अब देखिए अगर मैं क्या कर दूं, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं क्या करूं, क्योंकि 2 हमारे पास तरीका है, या तो हम जनसंख्या की दृष्टि से देख लें या तो हम क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो पहली बार मैं क्या करता हूं, जनसंख्या की दृष्टि से देखने का प्रयास करता हूं। तो आप सभी को पता है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है, तो सबसे ज्यादा यानी कि मैं सी को रख लेता हूं, उत्तर प्रदेश, सी पहले आएगा सबसे ज्यादा, उसके बाद सी से कम, यानी उत्तर प्रदेश से कम किस राज्य में है, तो आपका बिहार में जनसंख्या है, यानी सी के बाद ए आना चाहिए। एग्री है कि नहीं, लेकिन किसी भी ऑप्शन में सी के बाद ए नहीं है। तो इतना तो क्लियर हो गया भाई कि जब सी के बाद ए नहीं है तो हम जनसंख्या की दृष्टि से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हमें क्षेत्रफल की दृष्टि से जाना पड़ेगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हमें जाना पड़ेगा। तो चलते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से आप सभी को पता होगा कि भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है, राजस्थान, यानी सबसे 1 नंबर पे मैं राजस्थान को रखूंगा, डी को। उसके बाद बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, नागालैंड में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो उत्तर प्रदेश का है, यानी डी के बाद सी आएगा। ठीक है, अब बिहार बचा, नागालैंड, असम, इनमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो बिहार का ए आ जाएगा, है ना, डी सी ए आ गया। ठीक है,
अब देखिए, अब इतना आ गया DCA ना, तो अगर आपको असम और नागालैंड में कंफ्यूजन हो कि भाई अब इसमें मैं किसको अरेंज करूं, क्योंकि मुझे क्लियर नहीं बन रहा है कि भाई नागालैंड का क्षेत्रफल ज़्यादा है कि असम का है, तो ऑप्शन का अब सहारा लीजिए। ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, ठीक है, DCA होना चाहिए, तो सी भी नहीं होगा, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी DCA, उसके बाद क्या आएगा, ई, असम और नागालैंड में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल आपका किसका है, तो असम का, यानी ई आ जाएगा और लास्ट में आपका बी आ जाएगा। तो कई दफा आपको 5 शब्द दिए गए होते हैं ना, तो 1-2 शब्द में आपको कंफ्यूजन होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन का सहारा ले लीजिए, ठीक है। ऑप्शन का सहारा लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है आप ही लोगों को नहीं, किसी को भी लगभग नहीं पता होगा कि भाई नागालैंड और असम में, ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होगा कि भाई नागालैंड और असम में किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है ना। तो वहां पे कंफ्यूजन है, तो ऑप्शन को पकड़िए ना, है ना, और ऑप्शन को पकड़िए। जब आपको DCA मिला था ना, तो एग्जाम में या मॉक देते वक्त आप यहीं पे DCA से ही फाइंड आउट करके आप ऑप्शन लगा के आगे निकल सकते थे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। RRB NTPC स्टेज 1 23/1/2021 में पूछा गया प्रश्न है। आपको एक डायग्राम दिया गया है, इसमें संख्याएं हैं 2 3 4 24, 9 8 7 504, 5 क्वेश्चन मार्क 6 30। तो हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, SSC हो या रेलवे, एक प्रश्न इस टाइप का बन जाता है। इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूं भाई कि अगर कभी भी ऐसा आपको प्रश्न मिले तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है सॉल्व करने का। कैसे? या तो इसको आप बोलेंगे सर हम लोग रो में सॉल्व कर लेते हैं, यानी 2 9 5 इस तरह से सॉल्व करेंगे, या तो कॉलम में सॉल्व कर लेंगे। कॉलम में सॉल्व करने का मतलब 2 3 4 24 को देख लेते हैं। अब सवाल उठता है भाई कि अब हम रो में सॉल्व करें कि कॉलम में। ध्यान से मेरी बात समझिए। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप उधर सॉल्व करिए जिधर बड़ी संख्या हो। तो देखिए बड़ी संख्या किधर है, 24 504 30। नीचे की तरफ जब हम आ रहे हैं, यानी कॉलम में हम जब जा रहे हैं, तो बड़ी संख्या जैसे 2 3 4 से बड़ी संख्या 24 है, 9 8 7 से बड़ी संख्या 504 है, 5 6 से बड़ी संख्या आपका 30 है। यानी हम बोलते हैं हमेशा आपको कि जिधर बड़ी संख्या होती है ना, उसी को हम लोग उधर ही सॉल्व करते हैं, और बड़ी संख्या को बाकी छोटी संख्याओं से लाना होता है सिंपली। तो इतना तो क्लियर होगा कि हमको कॉलम में सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, इतना तो क्लियर हो गया कि हमको इसको कॉलम में सॉल्व करना है। अब कॉलम में सॉल्व करना है तो बड़ी संख्या क्या करनी होती है, हमें छोटी संख्याओं से लाना होता है। जैसे 2 3 और 4 का प्रयोग करके हम कैसे 24 ला सकते हैं, सेम उसी तरीके से 9 8 और 7 का प्रयोग करके कैसे 504 ला सकते हैं, सेम वही तरीका 5 क्वेश्चन मार्क और 6 में लगा के हम 30 लाएंगे। अब ध्यान से आप चीज एक देखते होंगे, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 2 3 और 4 को ऐड कर दो, क्या 24 बनेगा? तो 2 3 5 5 4 9 नहीं बन रहा है। अगर मैं क्या कर दूं, ध्यान से समझिएगा, मैं ऐड कर रहा हूं तो 24 नहीं बन रहा है। अगर मैं क्या कर दूं, इनका मल्टीप्लीकेशन कर दूं 2 3, इनका मल्टीप्लिकेशन कर दूं 2 3 और 4 का आपस में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं कर दूं 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 2 3 6 6 4 के 24 आ रहा है कि नहीं? 24 आ रहा है बिल्कुल। तो देखिए यहां पे मैंने मल्टीप्लाई किया था, 9 8 7 में भी मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लिकेशन ही करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा बोला हूं कि जो प्रक्रिया पहले कॉलम में लगेगा वही दूसरे में लगाएंगे। तो 9 8 और 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 9 8 72 और 72 7 कितना हो गया, 504 आ गया कि नहीं? बिल्कुल आ गया। अब देखिए 5 है ना, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे मैं मान लेता हूं कि x है कुछ समय के लिए, ठीक है, और 6 इनका मल्टीप्लाई करने पे 30 आना चाहिए, है ना। तो 5 छक्के 30 और 30 से 30 कट गया, तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। देखिए x का मान कितना, 1 आ गया, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 1 रहेगा। तभी तो 5 1 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, 5 1 5 और 5 6 30, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, आपका 1 आएगा, और 1 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि एक दर्पण छायांकित रेखा पर रखा गया है तो निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब है? देखिए मिरर इमेज का सवाल है और एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा जाता है। देखिए आरपीएफ कांस्टेबल 16/2/2019 में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन एसएससी का फेवरेट प्रश्न है। एक क्वेश्चन पूछती है इस टॉपिक से, मिरर इमेज से, दर्पण प्रतिबिंब से। अभी आपका एमटीएस का एग्जाम हुआ है और सीजीएल का एग्जाम हुआ है टीयर 1 का, आप लोग जा करके पेपर देख सकते हैं। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिलेगा।
ऐसा कोई शिफ्ट आपको नहीं मिलेगा कि आपको कोई क्वेश्चन ना मिले। सीजीएल मेंस भी होने वाला है जनवरी में, है ना, तो मेंस में भी 1 से 2 क्वेश्चन मिरर इमेज से पूछ लिया जाता है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन का लेवल टफ होता है ना, लेकिन यही सेम क्वेश्चन होता है। ठीक है, हम कैसे करते हैं, सिंपली मैं आपको बोलता हूं हमेशा कि भाई आप लोग ऑप्शन से करिए। जब भी आपसे पूछे जैसे कुछ दे दे, जैसे ये बोल रहा है ना पांडा दिया है, पांडा शब्द है और यहाँ पे एक मिरर लगा दिया है ना, और बताना है कि पांडा का मिरर यहाँ रहेगा इसके राइट में, तो यहाँ पे इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो कौन सा होगा ऑप्शन में का बताना है ना। तो सिंपली आप लोग ऑप्शन से, आप लोग हमेशा निकलिए ऑप्शन से, बिना कुछ सोचे ऑप्शन से आपको इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि भाई ए का मिरर इमेज बनेगा तो पांडा का, तो सबसे पहले ए इधर आएगा इनिशियल में, और देखिए ऑप्शन में देखिए किस किस में ए से शुरू हो रहा है, तो सी में नहीं हो रहा है, तो सी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब आप लोग क्या करिए, सिंपली अब आप लोग का क्या करना है कि तीनों ऑप्शन के ना जो सब जो अक्षर है ना उनको मिलाइए। जैसे ए तो हमने देख लिया, अब डी देखिए, ए और बी और डी ऑप्शन में हम डी मैच करेंगे, डी ए में देखें, बी में देखें, डी सेम है, लेकिन ऑप्शन डी में क्या है, हूबहू यही डी है, तो ये भी नहीं होगा, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब केवल मेरे पास कौन सा ऑप्शन बचा है, ए और बी, देखिए। ठीक है, अब अगली बार मैं n और n को मिलाऊंगा, तो जब मैं n और n को मिलाऊंगा, ध्यान से n और n को मिलाऊंगा, तो मुझे क्या दिख रहा है आपको कि सेम जो ना, सेम क्या दिख रहा है हमें कि a तो हो गया, d भी हो गया, है ना, और आपका क्या हो गया n को हम मैच करके देख लेते हैं। तो ठीक है, अब ऑप्शन हम लोग a और b के अक्षरों को मिला लेंगे। n मैंने देखा तो n और n सेम है, a को भी देखा तो a और a सेम है, p को भी देखा तो p और p सेम है, लेकिन ऑप्शन a भी तो हमें बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन तो केवल एक ही होगा, है ना। तो ध्यान से देखने पर हमको क्या दिख रहा है कि अगर शुरू वाला मैं अक्षर देखूं, a को मैं देखूं, तो a का एक साइड हिस्सा मोटा है ना, मोटा है। ठीक है, और जिस तरह से इसमें क्वेश्चन में ए दिया है उसी तरह ऑप्शन बी में ए है, लेकिन जब इसका मिरर इमेज बनेगा तो ये मोटा वाला इधर लेफ्ट में आ जाएगा ना, जैसे ऑप्शन ए में मोटा है ना, तो हमारा बी भी नहीं होगा, ऑप्शन कौन सा बच जाएगा, ऑप्शन ए बच जाएगा, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। मैं ये बोल रहा हूँ भाई कि ये देखिए एक तरफ मोटा है उसका डंडी और एक तरफ पतला है, तो जब इधर मिरर इमेज बनेगा तो इस साइड मोटा हो जाएगा ना, इस साइड मोटा होगा, है ना, ये इस साइड मोटा होगा, जो ऑप्शन ए में दिया है ना, और ऑप्शन बी में क्या था कि सेम यही ए यहाँ पे क्या है उतरा है, इसलिए हमारा सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दिया गया है रेलगाड़ी जिस तरह यात्रा से संबंधित है उसी तरह पेन क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा शब्द होगा हमें बताना है। सेम 1 नंबर का सवाल है, अंतर इतना ही है कि वहां पे संख्याएं दी गई थी और यहाँ पे शब्द दिया है। करने का सेम तरीका होता है, जो भी रेशियो के 2 शब्द दिए गए होते हैं, जैसे यहाँ पर रेलगाड़ी और क्या है आपका पेन है, तो हम ये देखेंगे कि रेलगाड़ी और यात्रा जो है वो किस प्रकार एक दूसरे से कोरिलेटेड है, इनके बीच में क्या संबंध है, क्या लॉजिक है। सेम संबंध, सेम कोरिलेशन, सेम लॉजिक हम लोग पेन और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाएंगे। देखिए ठीक है, अब देखिए रेलगाड़ी और यात्रा की बात करें तो रेलगाड़ी से क्या किया जाता है, रेलगाड़ी से क्या किया जाता है, तो आप लोग बोलेंगे क्या किया जाता है, तो यात्रा किया जाता है। रेलगाड़ी से क्या किया जाता है, तो यात्रा ही तो किया जाता है भाई, रेलगाड़ी से यात्रा किया जाता है। उसी तरह पेन से क्या किया जाता है, तो वृत्त बनाया जाता है, वृत्त होता है पेन से नहीं, नूडल्स होता है नहीं, स्वप्न होता है नहीं, लिखना होता है। पेन से हम लोग क्या करते हैं, तो लिखते ही तो है ना भाई, लिखने का ही तो काम होता है ना। जिस तरह से ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से आपका रेलगाड़ी यात्रा करने के लिए काम में आती है, यात्रा करने के लिए संसाधन है, उसी तरह पेन जो होता है वह लिखने का एक संसाधन है। तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे लिखना आएगा, और लिखना किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। डायरेक्शन का प्रश्न है, बेहद ही इजी प्रश्न होता है ना। डायरेक्शन के प्रश्न को करने से पहले एक बात आपको पता होनी चाहिए, आप सभी को पता होगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया होता है वैसे वैसे हम लोग सिंपली एक रफ डायग्राम बना करके अपना आंसर ला लेते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन सिंपली आपको एक बात पता होना चाहिए कि भाई ऊपर नॉर्थ यानी उत्तर होता है, नीचे साउथ यानी दक्षिण होता है, और इधर आपका ईस्ट यानी पूर्व होता है, और इधर वेस्ट यानी पश्चिम होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं, समझिएगा ध्यान से,
कि भाई आप पूरब दिशा में 10 किलोमीटर चलो, तो आप किधर चलोगे? तो आप लोग इधर चलोगे 10 किलोमीटर। एग्री कि नहीं? क्यों इधर चल रहे हो? मैं बोला आपसे कि 10 किलोमीटर पूरब चलो, तो आपने इधर क्यों चला? क्योंकि भाई पूरब दिशा इधर है। अगर मैं यही बोलूं आपसे कि भाई 10 किलोमीटर आप उत्तर चलो, तो आप लोग ऐसे ऊपर चलोगे। क्यों? क्योंकि उत्तर ऊपर है। तो बात समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे वैसे हम लोग अपना करके डायग्राम बनाते हैं। बोला गया है कि एक व्यक्ति है दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है और 10 मीटर चलने के बाद, यानी दक्षिण दिशा की ओर, यानी नीचे, दक्षिण नीचे ही होगा, है ना, चलना प्रारंभ करता है और 10 मीटर चलने के बाद, 10 मीटर चलने के बाद क्या करता है? बाईं ओर मुड़ जाता है। अब यहां से 10 मीटर चलने के बाद क्या किया इसने? तो बाईं मुड़ गया। और 15 मीटर चलने के बाद, यहां से बाईं मुड़ने के बाद 15 मीटर चलने के बाद क्या करता है? 15 मीटर चलने के बाद क्या करता है ये? 15 मीटर चलने के बाद क्या करता है? यहां से पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। यहां से पुनः क्या किया? बाईं ओर मुड़ गया। मुड़ा देते हैं, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है? वह अंत में किस दिशा में जा रहा है? आरआरबी 1997 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। देखिए, अब जाहिर सी बात है कि भाई अब ऊपर की तरफ जा रहा है, यही तो इसका दिशा है ना। अब मुड़ने के बाद ऊपर ही तो जा रहा है। अब पूछ रहा है कि किस दिशा में जा रहा है, तो ऊपर इधर कौन सा दिशा होता है? अभी मैं बताया ऊपर कौन सा दिशा है, तो नॉर्थ, यानी उत्तर दिशा है। कौन सा दिशा है? उत्तर दिशा है। यानी वो किस दिशा में जा रहा है? तो उत्तर दिशा में, और उत्तर किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आर्य का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। 3 शब्द दिए गए हैं, सब्जी है, गोभी है, आलू है। इन 3 शब्दों से हमको एक डायग्राम बनाना है जो इन 3 शब्दों को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है। अगर सब्जी, गोभी, आलू, इन 3 शब्दों को मैं ध्यान से देखूं तो एक बात मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई आप एक बात बताओ कि सब्जी और गोभी में कोई रिलेशन है क्या, कोई संबंध है क्या? तो आप लोग बोलेंगे हाँ गुरु, संबंध तो है। जो गोभी है ना, गोभी का सीजन भी चल रहा है आपका, जो गोभी है ना वो क्या है? सब्जी है एक। एग्री कि नहीं? यानी गोभी को हम सब्जी के अंदर रख सकते हैं। उसी तरह मैं आपसे फिर से पूछूं, किसी से पूछूं अपने डियर स्टूडेंट से कि भाई आप ही बता दो कि सब्जी और आलू में कोई संबंध है क्या? तो आप लोग बोलेंगे हाँ सर, ये भी तो सिंपल बात है। आलू को भी हम लोग सब्जी ही कैटेगरी में रखते हैं, यानी आलू भी क्या होता है? एक सब्जी ही होता है ना। पुनः मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई गोभी और आलू में कोई संबंध है क्या, तो आप लोग बोलेंगे नहीं सर। अब आप लोग ये मत बोलिएगा भाई कि गोभी और आलू की एक सब्जी बनती है, ऐसा नहीं बोलना है। सिंपली अगर गोभी और आलू को कोरिलेट हमें करना होगा तो आप लोग बोलेंगे सर कोई संबंध इन दोनों के बीच नहीं है, दोनों एक अलग अलग सब्जियां हैं। एग्री कि नहीं? एग्री, ठीक है। तो अब इतना तो क्लियर हो गया भाई कि जो सब्जी है ना, सब्जी के लिए एक मैं डायग्राम यहां बना लेता हूं। सब्जी के लिए मैं क्या करता हूं? एक अपना डायग्राम बना लेता हूं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? सब्जी हो गया, ठीक है, ओके। ये अपना क्या हो गया? सब्जी हो गया। और सब्जी के अंदर ही आएगा क्या आएगा? गोभी आएगा। सब्जी के अंदर ही क्या आएगा? तो गोभी आएगा और आलू भी आएगा। एग्री कि नहीं? लेकिन इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, इसलिए मैं क्या करूंगा? इन दोनों को अलग अलग बनाऊंगा। क्या करूंगा? इन दोनों को मैं अलग अलग बनाऊंगा, ठीक है। तो हमारा कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा। सब्जी के लिए एक डायग्राम और उसके अंदर गोभी और आलू आते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम गोभी और आलू को सब्जी के अंदर रखेंगे और दोनों में कोई संबंध नहीं है गोभी और आलू में, इसलिए दोनों के लिए अलग अलग हम सर्कल बनाएंगे। तो इस तरह का डायग्राम हमारा बनेगा और इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे चित्र X में कुछ अवयव दिए गए हैं, उसके बाद 4 विकल्प आकृतियां दी गई हैं। वह आकृति ज्ञात करो जिसे X में दिए गए अवयव से बनाया जा सकता है। सिंपल सा प्रश्न है ना, पूछा जाता है इस टाइप का प्रश्न। देखिए सिंपली बोल रहा है ना कि जो प्रश्न आकृति दिया गया है इसमें इसके अंदर 4 अवयव हैं कि नहीं, ठीक है। तो इन 4 अवयवों का प्रयोग करके हमसे पूछा जा रहा है कि उत्तर आकृति का कौन सा ऑप्शन हम बना सकते हैं। सिंपल सा प्रश्न है, यानी जो प्रश्न आकृति में 4 जो फिगर दिया गया है आपका वर्ग के अंदर, इसका प्रयोग करके हम कौन से ऑप्शन का डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप लोग ऑप्शन से चेक कर लीजिए, एक ऑप्शन देख लीजिए। अगर मैं ऑप्शन ए पे जाऊंगा तो ये तो बनेगा नहीं बनेगा।
क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि डंडी बाहर निकला हुआ है ना। तो भाई डंडी कहाँ से हम इसमें बाहर निकालेंगे? चारों को ज्वाइंट करेंगे तो कहाँ निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। ठीक है, अब बी को मैं चेक करता हूं तो देखिए, बी को मैं चेक करता हूं तो देखिए ये 4 है, इसमें भी 4 बना सकते हैं कि नहीं? 1 2 3 4 बिल्कुल हो गया। और ए छोटा वाला ए हो गया है ना, ए कौन सा हो गया? ए हो गया। ए कौन सा हो गया? ए हो गया। और ये बड़ा वाला ए हो गया, यानी अपना बी बन जाएगा। ठीक है, अब सी को क्यों नहीं बनेगा? सी में भी तो 4 ही है कि नहीं? लेकिन सी में जो एक साइड वाला ये जो है ना बहुत बड़ा है और इतना बड़ा इसमें नहीं है ना, इसलिए सी नहीं बनेगा। और डी क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि डी में 5 बन जाएगा, 1 2 3 4, कितना है? 5 है। 5 इसमें क्या होगा? इसको मैं स्प्लिट करूंगा तो 5 आ जाएगा, डायग्राम बनेगा। और इसमें 4 ही है, यानी डी भी नहीं बनेगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि प्लस का अर्थ गुणे, माइनस का अर्थ भगे, गुणे का अर्थ माइनस और भगे का अर्थ प्लस है तो 9 + 8 भगे 8 - 4 गुणे 9 बराबर क्या होगा? देखिए आसान सवाल है, लेकिन एसएससी पूछती है। एसएससी की खासियत होती है कि रीजनिंग उसका टियर 1 में बहुत आसान होता है, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे स्टेनो हो, चाहे सीपीओ हो। ठीक हो, पूछा जाता है, आसान रीजनिंग पूछा जाता है ना। और एक क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, सिंपली देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई जो प्लस है ना, इस इक्वेशन में जो प्लस दिया गया है ना, इसका मतलब प्लस नहीं है, इसका मतलब क्या है? गुणा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसी तरह बोल रहा है कि माइनस का अर्थ क्या है? भग्य है। यानी इस इक्वेशन में जहां भी माइनस है वहां पे उसका मतलब क्या है? भग्य, यानी माइनस की जगह हम भग्य लगाएंगे। ठीक है, उसी तरह बोल रहा है कि गुणे का अर्थ क्या है? माइनस। यानी इस इक्वेशन में यहाँ गुणा है ना, तो गुणा का मतलब गुणा नहीं है, यहाँ गुणा का मतलब माइनस है, तो माइनस लगा लेंगे। तो सिंपली जिस साइन का जो मतलब बोल रहा है क्वेश्चन में जैसा, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में, है ना, और सॉल्व कर लेंगे। सिंपल सी तो बात है। ठीक है, अब देखिए बोला था कि प्लस का अर्थ गुणे, तो प्लस की जगह मैंने क्या लगा लिया? गुणा लगा लिया। ओके, और माइनस का अर्थ क्या था? भगे, तो माइनस की जगह मैंने क्या लगा लिया? डिवीजन लगा लिया, भगे का साइन लगा लिया, है ना। उसके बाद क्या बोला है? गुणे का अर्थ क्या है? माइनस, तो गुणे की जगह मैंने माइनस लगा लिया। और भगे का अर्थ क्या है? प्लस, तो भगे की जगह मैंने प्लस। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 9 × 8 + 8 + 8 डिवीजन 4 - 9 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 9 8 कितना हो गया? 72 प्लस डिवाइड हो जाएगा 4 से कितनी बार में? 2 बार में, माइनस कितना आ गया? आपका 9 आ गया। ठीक है, और 72 2 कितना आ गया? तो 74 आ गया। और 74 - 9 कर देंगे तो कितना आएगा? 65 आएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? 65, और 65 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो मैंने यहाँ पे पहले गुणा कर लिया। क्यों मैंने गुणा कर लिया? क्योंकि मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि भाई जब भी कोई इक्वेशन होता है तो हम उसमें सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करते हैं, है ना, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, उसके बाद एडिशन को, लास्ट में सब्सट्रैक्शन करते हैं। यानी हम किसी भी इक्वेशन में पहले भाग देते हैं, उसके बाद भाग वाले साइन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद गुणे वाले साइन को, उसके बाद हम जोड़ते हैं, उसके बाद घटाते हैं। लेकिन मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए मल्टीप्लाई मैंने इसलिए कर दिया ना क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको बाद में भी कर सकते थे, पहले भाग को काट लेते तो वही होता, 9 × 8 लिखते, प्लस करते, इसको भाग से काटते, 8 को 4 से काटते, 2 लिखते, तो बात वही होता, फिर मल्टीप्लाई करते तो 72 ही आता, है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सी बी की पत्नी है, ई सी का बेटा है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इस टॉपिक की जितनी बात की जाए उतना ही कम है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि रीजनिंग में 2 टॉपिक ऐसे होते हैं, जैसे सिलॉक्स एक हो गया और दूसरा ब्लड रिलेशन। ये ऐसे रीजनिंग के टॉपिक हैं कि आपका एसएससी एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम हो, चाहे कोनो एग्जाम हो जिसमें आपका रीजनिंग पूछा जा रहा हो, है ना, उसमें ये क्वेश्चन आना ही है आपका ब्लड रिलेशन से और सिलॉक्स से, है ना। इतना महत्वपूर्ण ये टॉपिक होता है। और अगर मैं ब्लड रिलेशन की प्रॉपर बात करूं तो ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक होता है ना, अपने आप में कठिन भी होता है। प्रश्न तो पूछा ही जाता है, ये कितना तो क्लियर होता है, लेकिन कठिन भी अपने आप में होता है बाकी टॉपिक्स के अपेक्षा, है ना। ऐसा मेरा मानना है।
और बिल्कुल टफ होता है। और बैंकिंग में चले जाएंगे तो भाई बैंकिंग में तो इतने तगड़े क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ तो सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह भी, रीजनिंग वहाँ टफ ही होता है, पूरा रीजनिंग ही टफ होता है, ब्लड रिलेशन को तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन मैं एसएससी रेलवे के और स्टेट एग्जाम की मैं बात करूंगा तो रीजनिंग के सारे आपके टॉपिक्स में से सबसे जो कठिन होता है वो ब्लड रिलेशन होता है। हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए करने का, देखिए जब भी आपसे एसएससी और रेलवे में पूछेगा क्वेश्चन, इसी प्रकार से कुछ लैंग्वेज देगा और पूछेगा, है ना, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा 99%। करने का अप्रोच क्या होता है, करने का अप्रोच क्या होता है, सिंपली हम लोग जो भी क्वेश्चन में दिया गया होता है उसको पढ़ करके एक जनरेशन ट्री बनाते हैं, है ना, और उसी के आधार पे अपना प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में जैसा जैसा बोला गया है उसी के आधार पे हम लोग एक जनरेशन ट्री बनाएंगे। बोला गया है कि सी क्या है, तो बी की पत्नी है। सी जो है बी की पत्नी है, तो मैं सिंपली आप लोग को बोल सकता हूं कि नहीं भाई, सी जो है अगर बी की पत्नी है, बी की पत्नी है तो सी लड़की होगी और बी क्या होगा, लड़का होगा। देखिए पति पत्नी है सी और बी, इसलिए इनके बीच में दो दंडी लगाते हैं, है ना। यानी अगर कहीं भी अगर आपको जनरेशन ट्री बनाते वक्त अगर दो लोग पति और पत्नी है तो उनके बीच में दो डंडी लगाइएगा। ठीक है, आगे क्या बोला है, ई जो है सी का बेटा है। ई जो है ना वो क्या है, सी का बेटा, तो सी का बेटा होगा तो एक नीचे इसको रखेंगे। क्यों नीचे रखेंगे, बेटा है ई सी का तो ये प्लस होगा यानी लड़का होगा। अब सी के नीचे मैंने इसको क्यों रखा, क्योंकि देखिए एक तो जनरेशन ई हो गया और इसका जनरेशन ऊपर इसकी मम्मी हो गई एक जनरेशन। अगर इसकी मम्मी यानी नानी की अगर बात होगी तो इसके ऊपर सी के ऊपर मैं बनाऊंगा। ठीक है, अब क्या बोला है आगे, ए बी का भाई है। ए जो है ना वो बी का भाई है, ए जो है भाई है बी का, तो भाई है तो ये क्या होगा, लड़का होगा यानी प्लस। अब देखिए ए और बी भाई है ना, तो इनके बीच में एक डंडे लगाते हैं। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है, और डी का पिता है। यहां बोल रहा है ए बी का भाई है और डी का पिता है। अब देखिए डी का पिता है, कौन डी का पिता है, ए है कि बी है, तो यहां पे और बोला है ना, और डी का पिता है, तो जो और है ना यह ए को डिनोट कर रहा है कि ए जो है ना वो क्या है, तो डी का पिता है। अब देखिए डी का पिता है ए, तो डी का जेंडर क्लियर नहीं है तो ये प्लस और माइनस दोनों लगा देते हैं, यानी लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है। इतना ध्यान रखिएगा जब भी आपको, जैसे यहां बोला है ए बी का भाई है और डी का पिता है, और जब भी आता है ना वो क्या करता है, आगे सबसे आगे वाले को डिनोट करता है। तो ए और बी में सबसे आगे कौन है, ए है ना। अगर यहीं पे और की जगह जो होता है ना तो जो किसकी बात करता है, बी की बात करता है। समझ गए होंगे, तो इसको याद रखिएगा। अब हमसे आगे पूछ क्या रहा है कि ई का डी के साथ क्या संबंध है, यानी ई जो है ना वो डी से कैसे संबंधित है हमें बताना है। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है, दिख रहा है कि ए और बी भाई हैं, है ना, और ए का लड़का डी है और बी का लड़का क्या हो गया, ई है। तो जाहिर सी बात है कि ई क्या होगा, ई का डी के साथ क्या संबंध है, तो ई क्या होगा, तो डी के चाचा का लड़का है, तो चचेरा भाई हो गया। ई क्या हो गया, चचेरा भाई, यानी चचेरा भाई किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अरे भाई जाहिर सी बात है कि ए के डी के पिता ए हैं और ए का भाई बी है, यानी डी का चाचा बी हो गया और बी का लड़का ई हो गया, तो ई क्या लगेगा, डी का चचेरा भाई, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।